हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द इकोसिस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग के बारे में। जब हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो हम पहले सोचते हैं मनी। मनी क्या है? मनी कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी हो सकता है कि अगर मैं आपको मार्कर के बदले एक मार्कर दूं या फिर किसी कमोडिटी के एक्सचेंज में कोई कमोडिटी परचेज कर रहा हूं तो वो भी कहीं ना कहीं मेरी मनी का काम कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि मनी कल आ गई या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मनी लॉन्च हो गई। मनी से पहले भी लोग गुड्स परचेज करते थे, कमोडिटीज परचेज करते थे। उस टाइम पे हम कमोडिटीज को कैसे परचेज करते थे जब हमारे पास मनी नहीं था? मनी तो अभी कुछ साल पहले आया है। तो जब मनी नहीं था तो उससे पहले हम बार्टर सिस्टम यूज करते थे। अब बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम को हम सी टू सी इकोनॉमी भी कहते हैं। सी टू सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी टू कमोडिटी। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक ग्रीन मार्कर है, मेरे पास एक ब्लू मार्कर है। अब मुझे ग्रीन मार्कर चाहिए और आपको ब्लू मार्कर चाहिए, तो हम दोनों अपने मार्कर को एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि एक कमोडिटी को दिया और उसके एक्सचेंज में दूसरी कमोडिटी को हमने परचेज किया। जब हम कमोडिटी को कमोडिटी से एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम का काम करता है। पर बार्टर सिस्टम आज के टाइम पे बहुत इम्पॉसिबल चीज है कि मतलब आज के टाइम पे हम बार्टर सिस्टम को ऑक्युपाई नहीं कर सकते। तो बार्टर सिस्टम धीरे धीरे करते हुए खत्म हो गया। हालांकि आज भी ऐसे जो एरियाज है जहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है वहां पे बार्टर सिस्टम का यूज होता है। कई गांव देहात में उनका यूज होता है, पर अगर हम लार्ज एरिया पे देखें तो बार्टर सिस्टम बहुत कम है। यानी कि हम कह सकते हैं 1% है। ये ड्रॉबैक क्या था, यानी कि अब तो नहीं है तो उसके ड्रॉबैक्स क्या थे? पहला ड्रॉबैक हम पढ़ेंगे डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स। अब डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स का मतलब कि मेरे पास गाय है, आपके पास बकरी है, पर मुझे दूसरी गाय चाहिए और आपको भी गाय चाहिए। यानी कि हम दोनों को एक ही चीज चाहिए, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो गया। या फिर वो चीज जो आपको चाहिए वही मुझे भी चाहिए। हम दोनों की नीड जब एक होती है, बॉन्ड एक होती है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होती है। सेकेंड है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे एक गाय लूंगा और आपको चार बकरियां दूंगा, पर आपसे एक गाय लेके मैं आपको चार बकरियां दूं, पर आपको सिर्फ दो बकरी चाहिए, तो मेरे पास जो दो एक्स्ट्रा गोट्स हैं वो तो एक्सचेंज में नहीं आ पाए। तो ये होता है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, कि हम सही से उनको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक गाय के बदले कितनी बकरी चाहिए। ये होता है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें, मान लीजिए मैंने आपसे 10 किलो चावल लिया, और आपको 5 किलो गेहूं दिया। हम दोनों को वो अपनी जो कमोडिटीज हैं वो कहीं ना कहीं पे स्टोर करनी पड़ेंगी। और अगर ये तो चलो ठीक है, गेहूं और चावल की बात हो गई, हम किसी और कमोडिटी की बात करें तो उनको स्टोर करने के लिए अगर जगह नहीं होगी, स्टोर वैल्यू नहीं होगी, या फिर हम आज तो स्टोर कर लेंगे पर 15 दिन बाद वो चीजें खराब हो गई, तो वो होता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर फोर्थ आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। चलिए, अब जैसे कि हम मानते हैं कि आज एक हर चीज की एक यूनिट है। हम अगर दूध खरीद रहे हैं तो दूध हम लीटर में खरीदेंगे, पर अगर हम आलू खरीदने गए सब्जियों में तो हम उसको किलोग्राम में खरीदेंगे। यहाँ पे हर एक चीज की एक अलग यूनिट है। कोई एक ऐसी एक सिंपल सी यूनिट नहीं है जिसमें हम सबको मेजर कर लें। तो अगर आपको कोई और चीज, आपको ये मार्कर चाहिए और आपके पास गाय है, तो अब मैं गाय को मार्कर से तो एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ। तो ये कॉमन मेजर की वैल्यू उस टाइम पे नहीं थी, तो ये भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक का रीजन हो सकता है। पर अगर हम बात करें मनी, मनी क्या है? तो मनी हर वो चीज हो सकती है जिसके थ्रू हम किसी दो कमोडिटी को एक्सचेंज कर सकते हैं। मनी इज एनीथिंग विच हैज द लीगल पावर टू एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि किसी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज को करने में जो भी चीजें इवॉल्व हो रही हैं वो कहीं ना कहीं मनी का कहलाएंगी। अब अगर हम बात करें तो अभी जैसा मैंने कहा, मनी आज ही तो नहीं आया, मनी बहुत टाइम टू टाइम इवोल्यूशन हुए मनी के। तो मनी की इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो कमोडिटी मनी। अब याद करिए, कमोडिटी मनी में हम पढ़ते हैं क्या? बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या है? अभी हम पढ़ चुके हैं कि जब कमोडिटी को कमोडिटी से एक्सचेंज करते हैं तो गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो वो होता है कमोडिटी मनी। कमोडिटी के बाद आता है एनिमल मनी। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि हमने गाय के बदले बकरी को एक्सचेंज किया, तो कहीं ना कहीं वो एनिमल मनी का काम कर रहा है। एनिमल मनी के बाद मेटेलिक मनी। अकबर बीरबल या उससे पहले राजा आते थे, सोने के, चांदी के, लोहे, पीतल, इन सब के सिक्के आए तो मेटेलिक मनी। पेपर मनी, जो हम करेंसी नोट्स यूज करते हैं, 10, 50, 100 जो भी नोट हम यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड मनी, यानी क्रेडिट कार्ड जो कहीं पे हम जमा कर दें, या फिर क्रेडिट मनी को हम ऐसे भी कहते हैं जो बैंक अकाउंट में हमारे पैसे हैं कहीं ना कहीं वो भी क्रेडिट मनी में ही आते हैं। फिर आता है प्लास्टिक मनी। अब प्लास्टिक मनी
जो हम अपने जेब में लेके कैरी करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, कहीं पर शॉपिंग की खटाक से स्वाइप करा दिया, वो प्लास्टिक मनी में आता है। लास्ट इज डिजिटल मनी। डिजिटल मनी ऐसा तो बहुत कम लोग हैं जो डिजिटल मनी आज के टाइम पे ना जाने। हर किसी के फोन में डिजिटल मनी है, पेटीएम वॉलेट, एयरटेल वॉलेट, जियो वॉलेट, हर जगह पे डिजिटल मनी का यूज हो रहा है। अब अगर हम बात करें इंडियन मॉनेटरी सिस्टम पे, जो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम होता है वो मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? वो मैनेज और कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे इंडियन मॉनेटरी सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। स्टैंडर्ड मनी क्या है इसकी स्टैंडर्ड मनी रुपीज होती है। अब हम आगे बात करते हैं मनी मल्टीप्लायर के बारे में, और अब हम देखते हैं मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई है कि जो भी सर्कुलेशन में मनी है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जितनी भी मनी सर्कुलेट कर रही है हमारी मार्केट में विद इन द बॉर्डर, वो हमारा कहीं ना कहीं मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई एक स्टॉक वेरिएबल है, और मनी सप्लाई के 4 अल्टरनेटिव मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3 और M4। अब अगर हम बात करें कि M1 क्या है, तो M1, तो अगर हम जैसे कि पूछे कि एक कंट्री है, कंट्री के अंदर M1 की वैल्यू, तो कंट्री के अंदर जितनी भी करेंसी अभी के टाइम पे सर्कुलेशन में है और जो नेट डिमांड डिपॉजिट है, कि कहीं ना कहीं हमने पैसा रखा भी तो है, मेरी खुद की जितनी भी मनी है, इसी पर जैसे कि अब मान लो मेरे जेब में 100 रुपए है, मेरे बैंक में 100 रुपए है, तो टोटल मेरी मनी 200 है। ऐसे ही पूरे कंट्री में या फिर विद इन द बॉर्डर में जितनी भी करेंसी है और जितना भी डिपॉजिट है वो सारा M1 है। M2 की बात करें तो ये पूरा यानी करेंसी और डिपॉजिट के साथ साथ जो हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में जो हमारे डिपॉजिटेड मनी है वो, और ये M1, ये दोनों मिला के हमारा M2 बनता है। M3 की बात करें तो अगेन ये यानी मेरी करेंसी जो मेरे जेब में है और जो मेरे बैंक में है वो, और जितनी भी कमर्शियल बैंक्स की डिपॉजिट है वो पूरा M3 में है। और M4 की बात करें तो अभी ये पूरा यानी कि M1 क्या है? करेंसी और नेट डिमांड डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक, यानी इन दोनों को तो हम जोड़ ही रहे हैं, और साथ में टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये टोटल M4 है। हम M1 और M2 को नैरो मनी भी कहते हैं, और M3 और M4 को हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नैरो मनी? क्योंकि हमारे करेंसी जो छोटे मोटे चीजों के लिए हम अगर यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नैरो मनी है, और M3 M4 हम जो ब्रॉड स्टेज पे यूज कर रहे हैं वो M3 और M4 है। अगर हम मनी की बात करें तो दो अप्रोच होती है मनी सप्लाई की, या फिर मनी की दो अप्रोच होती है। अब पहली अप्रोच क्या है? नैरो मनी। नैरो मनी को हम ट्रेडिशनल मनी भी कह सकते हैं, और ब्रॉड मनी को हम मॉडर्न मनी भी कह सकते हैं। तो ट्रेडिशनल और नैरो अप्रोच क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मनी सप्लाई, अकॉर्डिंग टू दिस मनी सप्लाई इंक्लूड कॉइन, करेंसी, नोट्स, डिमांड डिपॉजिट, एवरीथिंग। यानी कि सिर्फ M1 और M2 के अंदर आने वाले सभी चीजों को हम कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल और नैरो अप्रोच कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी करेंसी है, नोट्स है, डिमांड डिपॉजिट है, वो सब इंक्लूड होती हैं। पर अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच या फिर ब्रॉडर अप्रोच की, तो मॉडर्न अप्रोच और ब्रॉडर अप्रोच में M3 और M4 आता है। M3 और M4 क्यों आता है? इसके अंदर जितनी भी टाइप की मनी आपके पास है वो सारी की सारी इंक्लूड होंगी। आपके पास कैश है, कॉइन है, क्रेडिट कार्ड है, फाइनेंशियल एसेट है, लैंड है, जो भी चीज आपके पास एज अ मनी जिसको आप ग्रांट कर सकते हैं वो सारी की सारी मॉडर्न या फिर ब्रॉडर अप्रोच में आती है। अब हम बात करते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस इस पे बहुत बनते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है? amount of money that bank are able to create in the form of deposit with every unit of money। अच्छा, हम अपना पैसा कहाँ ले जाते हैं? हम अपने पैसे को सेफ रखने के लिए बैंक लेके जाते हैं। मेरे पास 10,000 आए, मैं अपने पास तो चलो ठीक है थोड़े बहुत अपने यूज के लिए रखा, बाकी निकाला गया बैंक को दे दिया कि लो। अब आप पहुंचे बैंक के पास, आपने कहा मुझे 8,000 रुपए की लोन दे दो। तो बैंक को याद आया, अच्छा प्रियांशु द्विवेदी ने 10,000 रुपए बैंक में तो रखे हैं, हम 8,000 उठा के उनको दे देते हैं। तो बैंक ये काम करता है और आपसे क्या लेगा? इंटरेस्ट, जो कि वो क्या कर रहा है? अपने पास रख रहा है। यानी मेरे 10,000 में से 8,000 तो आपको दे दिया, और आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं वो बैंक उससे मनी क्रिएट कर रहा है। तो वही है अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, जो मैंने डिपॉजिट किया था, डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी। अब मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है 1/LRR। अब LRR क्या है? LRR दो चीजों से मिलकर बनता है। अब कौन सी दो चीजें होती हैं? CRR और SLR।
कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन दोनों से मिलकर बनता है LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो। अब इसमें जो भी चीजें थी हमने कवर कर ली हैं। आगे के लेक्चर्स में हम मनी और बैंकिंग के बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।